नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ डेली। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देवरा बाबा की इस पावन मिट्टी को मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उस देश की युवा शक्ति को, इसका अभी मैं अभिनंदन करता हूँ। और नमन करता हूँ उन शूरवीर योद्धाओं को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने रक्त का आखिरी कतरा भी इस मिट्टी के लिए और इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं एक सैनिक हूं और हर सैनिक की एक ही इच्छा होती है, उसकी एक ही सोच होती है। वो यही कहता है कि ना मैं नेता हूं, ना अभिनेता हूं, ना कवि हूं, मैं तो भारत माँ के आंचल पर लगने वाले दागों को साफ करने वाला एक सेवक हूं, एक सैनिक। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश की धरा से बुलंदशहर जिले का रहने वाला एक किसान और जवान का बेटा हूं। हर एक जवान और किसान की यही इच्छा होती है कि वो निस्वार्थ भाव से, सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी इस मिट्टी में समर्पित हो जाए और अपने इस धरा को, इस चमन को, अपने इस तिरंगे को बुलंदियों तक पहुंचा दे। इस सोच के साथ हम सब आगे बढ़ें और इस सोच को हमेशा हृदय में संजोए रखें। मैं किसान का बेटा हूं तो किसान की बात करता हूं। किसान अपनी धरा के अंदर, अपने खेतों के अंदर फसलों को उगाता है, अपने पसीने को रक्त की तरह उन खेतों में बहाता है, तब जाकर के उन फसलों को उगा पाता है। वो इस सोच के साथ नहीं कि उसकी इतनी पैदावार होगी, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, बल्कि इस सोच के साथ कि उसका देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे। इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है, अपने पसीने को लहू की तरह बहाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा सैनिक 7 फुट 10 फुट बर्फ में खड़ा होकर के 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी के लोगों को यह विश्वास और यकीन दिलाता है कि मैं रहूं या ना रहूं, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका देश सुरक्षित रहेगा। निडरता के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ वहां बॉर्डर पे खड़ा होकर के ड्यूटी देता है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजर जाऊं। पिता, जैसे कि अभी आपको उद्बोधन में बताया कि पिताजी भी एक सैनिक थे, उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने वो अपनी जब लड़ाइयों की कहानियां बताया करते थे तो उसी कहानियों से हृदय के अंदर एक ज्वाला उत्पन्न हुई कि मुझे भी पिता के पद चिन्हों पर चल करके उन कठिनाइयों में जीना है, उन परेशानियों को देखना है। और ये मौका मुझे मां भारती ने मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र में ही दे दिया। तब मैं आप ही की तरह 12th क्लास का छात्र था और वो सपना जो बचपन से देखता हुआ बड़ा हुआ था, वो इतनी जल्दी पूर्ण होगा ये मुझे यकीन नहीं था। मात्र 19 साल की उम्र में कारगिल युद्ध लड़ने का मुझे मौका मिला, मुझे एक सौभाग्य मिला। जब ये कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो मैं शादी करने के लिए घर छुट्टी आया हुआ था। 15 दिन के बाद जब मैं वापस अपने यूनिट में लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी बटालियन 18 कैनेडियंस जो कि कश्मीर वैली के अंदर तैनात थी, उसको द्रास सेक्टर में भेज दिया गया है। एक सैनिक होने के नाते उसका परम सौभाग्य होता है कि वो देश की मिट्टी के काम आए,
देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर सके, इससे बड़ा और सौभाग्य उस सैनिक का हो नहीं सकता है। और उस जिस लक्ष्य की, जिस सोच की प्रतीक्षा में था, वो आज सोच पूरी होने वाली थी। मैं अपनी बटालियन में पहुंचा तो मेरी बटालियन द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। उस पहाड़ी के ऊपर 22 दिन तक लड़ाई लड़ी और उस 22 दिन के अंदर हमारी बटालियन ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत के बाद 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग पहाड़ी प्राप्त की। उसके बाद दूसरे टास्क दिए जाने लगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई जब तक कि ऊंची वाली पहाड़ियां हमारे कब्जे में नहीं आती हैं, तब तक हम अपने आप को सक्सेस नहीं समझते हैं। तो इसी श्रृंखला में द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल, उसको फतेह करने का टास्क भी हमारी बटालियंस को दिया गया। बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने हमले की पूर्ण रणनीति बनाई, प्लानिंग बनाई कि किस प्रकार से हम पहाड़ी को फतेह कर सकते हैं। उस पहाड़ी को फतेह करने की जो प्लानिंग थी, उसमें घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम जो सबसे पहले उस पहाड़ी के ऊपर हमला करेगी और उस को फतेह करेगी। मैं इस यूथ को बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। ना कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। कोई अलग से पहचान नहीं थी। पहचान बनी तो उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान 15 जवानों की टीम, जिसको एक टास्क था, काम था कि जो फ्रंट में हमारे जवान लड़ रहे थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का सामान पहुंचाना है। वो काम बहुत कठिन काम था। सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और फिर 2 घंटे में नीचे भी आते थे। इस काम को करते करते 22 दिन, और इसमें से 3 जवान हम ऐसे थे जो कंटिन्यू चले। उस काम की बदौलत हम तीनों जवानों की पहचान बनी कि ये तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं। इनको घातक प्लाटून एज ए कमांडो टीम में शामिल किया जाए। दोस्तों, मेरे साथियों, व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसकी कार्य से होती है। उस कार्य की पहचान के बाद जो मुझे पहचान मिली, उस पहचान की बदौलत मैं उस टीम का सदस्य हुआ। तभी हमारे एक कमीशन होकर के लेफ्टिनेंट बलवान सिंह आए थे, उनको उस टीम की कमांड दी गई और 21 जवानों की ये टीम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए 16,500 फीट ऊंची बर्फीली उस टाइगर हिल टॉप की तरफ बढ़ चले। साथियों, उस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि दुश्मन बहुत हाइट पर था, दूर से दूर आसानी से बर्बाद कर सकता था। इसलिए रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे। तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। तभी दुश्मन का फायर आया और उसी फायरिंग के दौरान हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया और केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर्स। इन 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध गोलाबारी किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया।
वहां से टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फौज हमारे बहुत नजदीक आ गई है। इतना गोलाबारी उन्होंने शुरू किया कि हम ऐसी परिस्थिति में थे कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत है। ऐसी परिस्थिति आने के बाद भी हम पल भर भी हमारे हृदय में कभी डर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की ताकत, उसके सैनिक, उसका हौसला, उसके जज्बात, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के सैनिक का शरीर चाहे गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसके शरीर के अंदर रक्त का एक भी कतरा बचता है और आखिरी सांस भी बचती है तो उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं, उसके कदम कभी पीछे की तरफ नहीं हटते। हमने सोचा कि मरना ही तो है, लेकिन मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकते हैं हम मारेंगे। इस सोच के साथ हम आगे की तरफ भागे। उनके बंकर से उनकी डेड बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया और 5 घंटे तक लगातार हम फायर करते रहे, उनसे लड़ते रहे। पीछे से बिल्कुल कट ऑफ थे, कोई सपोर्ट नहीं था। दोस्तों, फौज मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए है। तो इसलिए हमने सोचा कि हमने ज्यादा से ज्यादा मारना है। हमने सन खत्म होने लगा, फिर प्लानिंग किया कि किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं। फिर बीच में हमने अपने फायर स्टॉप किया। फायर स्टॉप होते ही दुश्मन की गोलाबारी चलती रही। उन्होंने भी सोचा कि शायद ये मारे जा चुके हैं। 20-25 मिनट के बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान सिर्फ ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान के जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं या मर गए हैं। जब ऐसे सामने से पत्थरों से निकल करके आए तो उनके ऊपर अचानक से हमने फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट सुला दिया। फिर हमारे पास अम्युनिशन भी था, वेपन भी था। उन्हीं का अम्युनिशन, उन्हीं का वेपन लेकर के उनके ऊपर फायर करते रहे। उसके बाद जो 1-2 बचा था, उन्होंने ऊपर जाकर के बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। साथियों, विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान के 30 से 35 जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त कि उन्होंने जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, तमाम वेपन्स का हमारे ऊपर फायर खोल दिया। ऊपर से पत्थर फेंकते फेंकते नजदीक आने लगे। जब हमारी फिर हैंड टू हैंड फाइट शुरू हुई, गुत्थम गुत्था की लड़ाई शुरू हुई। उस गुत्थम गुत्था की लड़ाई के दौरान मैंने अपने 6 साथियों को खो दिया। मैं भी जख्मी अवस्था में था। उनको भी लगा कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। उनके कमांडर्स ने आकर के जब हमारे जवानों को रीचेक करने लगे कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है, जब हमारे सैनिकों के शरीर के अंदर गोलियां दागते थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी, मुझे भी उसने आकर के यहाँ पर गोलियां मारी, बाजू में गोली मारी, पैर में गोली मारी। तो मुझे भी आभास, उस पीड़ा का आभास था, लेकिन उस पीड़ा को बाहर नहीं निकलने दिया। और फिर एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी हूं। वो विश्वास था कि मैं आज आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। उसके बाद हमारे नीचे वाले पोस्टों के ऊपर हमला करने की उन्होंने रणनीति बनाई और अपनी टीम को सूचना दे दी। वो सूचना मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं। दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। उसके बाद चारों तरफ मौत ही मौत खड़ी है। चुपचाप उनके बीच में पड़ा था। बहुत यातनाएं सही, बूट की ठोकरें सही, पत्थर सहे। फिर उनके कमांडर ने बोला, इनके वेपन उठा लो। उनका एक जवान आया, दोबारा से गोलियां मारने लगा, दूसरा वेपन उठाने लगा। फिर भी उसने मेरे बाजू में, पैर में गोली मारी। और जब एक कदम आगे गया, जब उसने सीने की तरफ राइफल करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा।
लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब तक ऊपर से मौत नहीं आई है तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। जब उसने सीने पे गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, वो जाकर के सिक्कों पर ही गोली लगी। जब इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज समझ है। इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये माँ जैसे दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह भी करती है। ये अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन नहीं होने देती है। मैं इस माँ का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। शायद उसने अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को जिंदा रखने के लिए शायद मुझे जिंदा रखा होगा। तो रिकोचिट होगी गोली, धक्के से मुझे आभास हुआ कि मैं मर गया हूँ। मेरा भी वेपन उठा करके जब वापस मुड़ा तो उसका पैर शायद मेरे पैर से टकराया। तब मुझे चेतना आई, मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया तो उसके कोट के हुड के अंदर गिर गया और वहां से वो जब तक निकाल पाता फट गया। यहाँ से पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर ही आ गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के सैनिकों में खलबली मच गई कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर जाऊं। मैंने उस पाकिस्तान के सैनिक की राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। फिर एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, 4-5 को फिर भी मौत की नींद सुला दिया। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई और फिर उनको वहां से खदेड़ भगा दिया। 3-4 मीटर आगे गया, देखता हूँ सामने उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट है, उनका पूरा वेपन का डिप्लॉयमेंट। वो सब कुछ सूचनाओं को एकत्रित करके, क्योंकि उस समय दिल और दिमाग के अंदर एक ही चीज़ थी, अपने साथियों को बचाना, अपनी टीम को बचाना। फिर वहाँ से रेंगता हुआ अपने साथियों तक पहुँचा। मुझे आभास हुआ कि शायद हो सकता है मेरा साथी कोई जिंदा होगा। आकर के देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए। बहुत देर बैठ कर के रोया। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, ना तो सर्विस का तजुर्बा ना उम्र का अनुभव। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, ये भी पता नहीं कि पाकिस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान किधर है। सोचता रहा, पड़ा रहा। इस हाथ में असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश किया, लेकिन हाथ बंधा भी नहीं। फिर लगा कि शायद कट गया है, तो कट गया है तो उसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन टूटा भी नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। तभी एक आवाज़ का आभास हुआ, जिसने बोला बेटा इसे नाले से नीचे की तरफ चला जा। उस बताई हुई आवाज़ के ऊपर मैं चुपचाप नीचे में नाले में लुढ़क गया। लुढ़कते लुढ़कते जब बहुत नीचे पहुंचा तो नाले में ऐसे गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे आभास हुआ कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे देखा, मेरे साथी मुझे नजर आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से मुझे निकाल करके लेके गए, उनको तमाम इन्फॉर्मेशन, फिर बटालियन कमांडर साहब की इन्फॉर्मेशन दिया। साथियों, पहाड़ियों पर चढ़ना आसान होता है, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। कैजुअल्टी को लेकर के तो बहुत ही मुश्किल है। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुँचा तो खून इतना निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता, मैं कौन हूँ? मगर साहब आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो उन्होंने फिर पूछा, बोला बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? बस साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। एक बड्डी पेयर, आधा बिस्कुट का पैकेट खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था, सर भूख नहीं लगती है। तभी डॉक्टर साहब ने कहते कहते कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं लगा। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से मेरी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था और मैं 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं वापस आज भारतीय सेना में सेवारत हूँ और देवरिया की पावन मिट्टी पे खड़ा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
बहुत ही गर्व की बात है। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।